हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के बाद हमने एलिमिनेशन रिएक्शन शुरू की थी और उसकी हमने जनरल इंट्रोडक्शन लिया था कि किस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन संपन्न होती है। अब हम आगे देखते हैं। जिस तरह देखो, माना कि ये कंपाउंड है हमारे पास में, और यहाँ पर कोई भी रिएजेंट लिया है, तो ये क्या होगा, रिएजेंट की प्रेजेंस में यहाँ से ये x और y ये दोनों का ही विलोपन हो जाता है। माना कि x प्लस के रूप में निकला तो ये y माइनस के रूप में निकलेगा और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, एथीन की प्राप्ति हो जाएगी और यहाँ से xy निकल जाएगा। तो देखो यहाँ x और y दोनों का क्या हो गया है, विलोपन हो गए, अर्थात ये यौगिक से क्या हो गए हैं, निष्कासित हो गए हैं। यहाँ पर दो सिग्मा बंध टूटे और किसका निर्माण हुआ, एक पाई बंध का निर्माण हुआ। यहाँ क्या था, ये सैचुरेटेड कंपाउंड था, इससे एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड का निर्माण हो गया है। ये हमने परिभाषा में देखा था, ये यहाँ इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। अब देखो, हम इसको जनरल किसी अन्य उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माना कि हम इसको समझते हैं एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा, विहाइड्रोहैलोजनेशन या हैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा हम देखते हैं। देखो, माना कि हमारे पास में ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है, हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहलिक केहोइस से। तो क्या होगा, यहां से HCl निकल जाएगा और हमें एल्कीन की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक केहोइस से करवाते हैं तो वहां से एक कार्बन से तो हाइड्रोजन और एक कार्बन से हेलोजन का विलोपन हो जाता है और हमें इस तरह से एल्कीन की प्राप्ति हो जाती है। ये जो रिएक्शन है ये दो तरीके से संपन्न होती है। एक तो होती है E1 मैकेनिज्म और एक होती है E2 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म मतलब एकाणुक अभिक्रिया और E2 मैकेनिज्म मतलब द्विअणुक अभिक्रिया। अब ये E1 और E2 मैकेनिज्म क्या है, हम उसको देखते हैं। तो हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं E1 मैकेनिज्म के बारे में। तो हमारे पास है पहले E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म में क्या होता है कि जैसे हमारे पास में ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है और ये है हमारे पास में एल्कोहलिक केहोइस, ये हमने लिया ही है। तो ये दो पद में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। जो इसका पहला पद होता है वो मंद पद होता है और वेग निर्धारक पद होता है। इस पद में यहाँ पर से जो हैलाइड आयन जुड़ा होता है वो Cl- के रूप में रिमूव हो जाता है और हमें इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइन की प्राप्ति हो जाती है। ये कैसा पद है, मंद पद है, स्लो स्टेप है, वेग निर्धारक पद है। किसी अभिक्रिया में जो भी स्लो स्टेप होती है वो वेग निर्धारक पद की तरह कार्य करती है। तो इसमें ये हैलाइड आयन निकल जाएगा और हमें इंटरमीडिएट के रूप में किसकी प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ पर कार्बोकेटाइन की प्राप्ति हो जाएगी। जब नेक्स्ट स्टेप होगा तो ये जो कार्बोकेटाइन है उसी के पास ये जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन H+ के रूप में रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगी। ये देखो इस तरह से। ये जो सेकेंड स्टेप है ये बहुत फास्ट स्टेप होती है, तीव्र पद होता है, जबकि जो फर्स्ट पद है वो क्या होता है, स्लो स्टेप होती है, वेग निर्धारक पद होता है। तो देखो, हम केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी में पढ़ते हैं कि जो भी वेग निर्धारक पद होता है जिसमें क्रिया कारक अणु जितने भाग लेते हैं उसी के आधार पर हम
अणुता का निर्धारण करते हैं। तो देखो यहाँ वेग निर्धारक पद में क्रियाकारक का एक ही अणु आपस में एक ही न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहा है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं, एकाणुक अभिक्रिया कर देते हैं, E1 मैकेनिज्म कह देते हैं। ठीक है, तो E1 मैकेनिज्म में स्लो स्टेप में हमें कार्बोकेटाइन की प्राप्ति होती है और हैलाइड आयन वहां से हट जाता है। सेकेंड स्टेप जब फास्ट स्टेप होती है तो उस फास्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन के समीपस्थ वाला जो कार्बन होता है वहां से H+ हटता है और हमें एल्कीन की प्राप्ति हो जाती है। अब देखते हैं, ये तो हुआ E1 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म में क्या होता है तो देखते हैं हम। तो E1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बन रहा है, अर्थात ये वो एल्किल हैलाइड E1 मैकेनिज्म द्वारा एलिमिनेशन रिएक्शन संपन्न करेंगे जिसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। जैसे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, वो क्या किस रिएक्शन द्वारा विलोपन करेंगे, E1 मैकेनिज्म द्वारा। 2 डिग्री भी किसके द्वारा करेंगे, E1 मैकेनिज्म द्वारा, क्योंकि उनके द्वारा बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। लेकिन जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, जैसे ये E2 मैकेनिज्म, ठीक है, तो E2 मैकेनिज्म में क्या होता है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हमने लिया, जो फर्स्ट पद होगा उसी में इस क्रियाकारक पर जो एल्कोहलिक OH का OH- है, नाभिक इसमें नहीं है, वो क्या करेगा, हेलोजन से जो जुड़े हुए कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इससे बंध का फॉर्मेशन करने लग जाता है और उसी के साथ ये जो Cl है ये Cl- के रूप में रिमूव होने के लिए तैयार रहता है। OH- तो H+ पर हाइड्रोजन पर टेक करने लगता है और इसी स्टेट में जो हेलोजन है वो Cl- या हैलाइड आयन के रूप में निकलने लग जाता है। तो इन दोनों की रिएक्शन से कि OH- हाइड्रोजन के मध्य बॉन्ड बनने आकर्षण का शुरू होता है, यहाँ से H+ निकल जाता है और H2 निष्कासित हो जाता है। इसी तरह यहाँ से Cl- निकल जाता है और इन दोनों के मध्य बंध का निर्माण हो जाता है और हमें एल्कीन की प्राप्ति हो जाती है। तो देखा आपने कि इस रिएक्शन में हेलोजन से जस्ट पास जुड़े हुए कार्बन पर OH- का अटैक होता है। अब ये पीछे से अटैक कर रहा है, पीछे से अटैक करने के लिए इसके पास इस तरह की संभावनाएं होती है कि यहाँ पर इसके लिए उसको रुकावट करने वाला कोई भी अवरोध नहीं हो। अगर यहाँ पर हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का उपयोग करते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, जिससे यहाँ क्या हो जाती है, त्रिविम में बाधा पैदा हो जाती है और त्रिविम में बाधा पैदा हो जाने के कारण क्या वो इस कार्बन पर अटैक कर पाता, नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए जो E2 मैकेनिज्म है वो किस तरह के एल्किल हैलाइड दर्शाते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा नहीं होती है। और E1 मैकेनिज्म द्वारा कौन दर्शाता है, जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है वो E1 मैकेनिज्म द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ देखो कि 2 क्रियाकारी अणु जो मंद तीव्र मंद पद है, वेग निर्धारक पद है, उसमें भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको क्या कह देते हैं हम, द्विअणुक अभिक्रिया E2 मैकेनिज्म कह देते हैं। ये यहाँ का मंद पद होता है, वेग निर्धारक पद होता है। तो ये थी हमारे पास में विलोपन अभिक्रिया, जिसमें हमने किस एग्जांपल से देखा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब हम देखते हैं कि किस तरह से अल्कोहल का अगर निर्जलीकरण कर दे तो क्या वहां पर भी विलोपन अभिक्रिया संपन्न होगी। तो देखिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का निर्जलीकरण, अल्कोहल का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये आपके पास में टॉपिक है। देखिए, हमने लिया क्या, अल्कोहल लिया है हमने, क्या नाम इस
एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम की बात करें हम, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। 3 कार्बन है और इसके लिए जो अनुलग भी लगाए जाते हैं एल्कोहल के लिए होता है ऑल, तो ये हो गया प्रोपेनॉल। अगर इस प्रोपेनॉल की रिएक्शन हम कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाए तो यहाँ से जल का अणु निष्कासित हो जाता है और हमें एल्केन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए इसका मैकेनिज्म में क्या होता है कि इसका जो OH ग्रुप है यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 से जो H+ आता है वो यहाँ ऑक्सीजन की जो लॉन पेयर है उस पर अटैक कर देता है। क्योंकि ऑक्सीजन लॉन पेयर है वो इजीली दे देगा, तो कंसंट्रेट H2SO4 से आने वाला H+ ऑक्सीजन पर अटैक करता है और इसको प्रोटोनीकृत कर देता है और हमें इस तरह का यौगिक की प्राप्ति होती है। ये हमें ये मिल जाता है। ये ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, जब OH का H+ के द्वारा प्रोटोनीकरण हो जाता है तो हमें OH2+ मिलता है। ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से इजीली हट जाता है। जब ये यहाँ से इजीली चला जाएगा और हमें क्या चाहिए, इसको हटा नहीं है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, विलोपन अभिक्रिया। तो नेक्स्ट रिएक्शन में ये है, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये क्या करेगा, बंद के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है और यहाँ से H+ रिमूव हो जाता है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, इसलिए यहाँ ऋणावेश है, यहाँ लेके जा रहा है इसलिए यहाँ धनावेश है और इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, बंध का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस तरह से एल्कीन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, लेकिन देखो ये सीधी एल्कीन की प्राप्ति नहीं होती, सबसे पहले क्या निकलेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा। अर्थात लिविंग ग्रुप निकलने पर क्या मिलेगा, हमें कार्बोकेटाइन मिलता है। ये ऐसा कार्बोकेटाइन मिलेगा और फिर कार्बोकेटाइन से यहाँ से H+ हटेगा और क्या मिल जाएगा, हमें एल्कीन मिल जाएगी। तो देखो आपने जो डिहाइड्रेशन किया एल्कोहल का वो भी विलोपन अभिक्रिया है, जहां पर H+ और OH- निकल रहे हैं। यहाँ जो इंटरमीडिएट मिलता है वो हमें क्या मिलता है, कार्बोकेटाइन मिलता है। तो इसमें भी जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उसके लिए विलोपन अभिक्रिया उतनी ही इजी हो जाएगी। तो ये हुई आपके E1 और E2 मैकेनिज्म एलिमिनेशन रिएक्शन की, और हमने एलिमिनेशन रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल भी देखे। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।